हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन हाउस अकेडमी। एक बार फिर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेशन, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं आज चैप्टर फर्स्ट को। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसकी हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं और न्यू सेशन के लिए नई तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करो। कुछ डाउट हो तो इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे, पर पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शंस को समझने से पहले हमें एक अच्छा सा वर्ड समझना पड़ेगा, चेंज, जहां से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले समझते हैं चेंज क्या होता है। ठीक है, चेंजेस हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल दो चेंज, और इन्हीं से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले समझते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है, और फिर समझेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज सारे के सारे टेम्पररी चेंज को कहते हैं, और जो कि रिवर्सिबल होते हैं। मतलब जो चेंज एक बार होने के बाद दोबारा पहले जैसा हो जाए, रिवर्स हो जाए, उस टाइप के चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्पररी चेंज, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, रिवर्सिबल चेंज। इसको कहेंगे हम रिवर्सिबल चेंज। फिर बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में क्या होते हैं, जो चेंज टेम्पररी नहीं होते हैं, परमानेंट चेंज होता है। एक बार अगर कोई चीज चेंज हो गया तो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। अब देखिए, ये कैसा होता है, ये होता है परमानेंट चेंज। इसको बोलते हैं परमानेंट चेंज। बेसिकली इसको हम अगर रिवर्सिबल के फॉर्म में लिखें तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जो फिजिकल चेंज होता है हमारा, फिजिकल चेंज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉटल को हमने ब्रेक कर दिया, बॉटल को ब्रेक करा है, बाद में जोड़ सकते हैं, तो ये चेंज हमारा कैसा हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, जो कि रिवर्स हो सकता है। अगर हम बात करें कि एक एल्यूमिनियम शीट का फॉयल पेपर है, ठीक है, उसको हमने क्रम्प कर दिया, दोबारा प्लेन कर सकते हैं, उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब मेल्टिंग ऑफ आइस कह लो, आइस को मेल्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, दोबारा उसको हम आइस बना सकते हैं। बेसिकली वी कैन डिफाइन लाइक द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, एंड द चेंज विच कैन नॉट रिवर्स इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इनके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेट चेंज लिख सकते हैं। स्टेट चेंज के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें लिखूं, पहला लिखूं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। दूसरा क्रम्पिंग ऑफ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। तीसरा ब्रेकिंग ऑफ बॉटल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे फिजिकल चेंजेस के। अगर इससे हट के अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो इसकी बात करते हैं। देखिए, केमिकल चेंज में अगर मैं पहला एग्जांपल बोलूं
तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ बेसिकली एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, बिकॉज एक बार अगर कोई मटेरियल स्पेशली आयरन की बात करते हैं रस्ट हो गया तो दोबारा फिर ठीक थोड़ा ना हो सकता अपने आप, नॉट पॉसिबल। तो इसमें चीजें टेम्परेरीली नहीं होती, परमानेंट हो जाती है। चलिए सो यहां पे क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा आयरन रस्ट हो गया, और क्या कर सकते हैं इसमें, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस को मिक्स कर दो। अब उनसे दोबारा एसिड और बेस को निकाल नहीं सकते हम, नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा, मिक्सिंग एसिड एंड बेस, ठीक है। तीसरा और बताइए, तीसरा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक और लिखते फिर आगे बढ़ते हैं। एक और ले लो, सपोज करो कुकिंग एंड एग, ठीक है, एग को कुक कर रहे हैं। ये भी एक बार होगा, एक कच्चे अंडे को हमने कुक किया और वो बॉयल हो गया, दोबारा कच्चे बना सकते हैं क्या, टेक्नोलॉजी नहीं आई ऐसी अभी। सो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मीन्स केमिकली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। देखिए जो केमिकल चेंज होता है इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ओके, तो जो भी केमिकल चेंज होता है इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। और इसी केमिकल चेंज से नया वर्ड हमें मिलेगा क्या, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल चेंज में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो हम यहां पे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या, केमिकल चेंज से जो रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज की वजह से जो रिएक्शन होगा, ठीक है, उस रिएक्शन को हमने क्या नाम दे रखा है, उसको हमने नाम दे रखा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन कहां से, वही चेंज वर्ड से हमने केमिकल रिएक्शन को समझा है, ठीक है। सो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया। केमिकल चेंज जो होता है वो रिवर्स नहीं हो सकता, दे आर परमानेंट। फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, दे आर टेम्पररी, ठीक है। देयर आर मेनी मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑल्स आर। ओके सो गाइज, अभी हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शन। तो चलिए इसको भी हटाते हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं हम क्या, केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए, सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। इसको डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। देखिए समझते हैं चीज को कि सपोज करिए ए कोई मटेरियल है, ठीक है, जो कंबाइंड हो रहा है बी के साथ, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये सी फॉर्म कर रहा है। देखिए वैसे तो सी लोग बनते हैं, बट यहाँ पे सी बनाया जा रहा है, ध्यान से रहना, समझना चीज को। सी मुश्किल से, मतलब चलिए समझ गए आप लोग कि क्या मेरा मतलब है। सी तो ए और बी, ए हमारा एक अलग सब्सटेंस है, बी एक अलग सब्सटेंस है, और दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। सी तो हर जगह बनाए जाते हैं, खैर फिर भी यहाँ पे भी सी बन रहे, क्या करें। अच्छा, सी फॉर केमिकल रिएक्शन भी तो होता है ना। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन, अब यहाँ पे क्या है कि ए की प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है, बी की प्रॉपर्टी अलग होगी, बट सी जो हमारा मटेरियल बनेगा ये एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, जिसकी प्रॉपर्टी ना तो ए जैसी होगी ना तो बी जैसी होगी, बट बिल्कुल डिफरेंट होगी सी से, मतलब ए और बी से, ठीक है। सो इसको डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हो कि अ प्रोसेस the process in which new substances are formed with new properties.
ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, देखिए समझते हैं। सपोज करते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, H2O फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम है, कंबाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड क्या फॉर्म करेगा, MgO फॉर्म कर रहा है। कार्बन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। तो इन सभी में क्या चीजें हैं, इन सभी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर H2O फॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है। हाइड्रोजन इज अ गैस विच इज यूज्ड टू यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। आपको शायद पता हो कि फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन इज अ गैस विच इज यूज फॉर कंबशन, आग जलाने में इस्तेमाल किया जाता है। बट इन दोनों से हटके एक न्यू प्रॉपर्टी H2O फॉर्म हो रहा है, वाटर। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इट फॉर्मिंग MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन विद ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये सभी हमारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं और हर किसी में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। यहां पे एक चीज और समझना है आपको, स्टेट्स के बारे में समझना जरूरी है। स्टेट्स, ठीक है, स्टेट देखिए, स्टेट हमारे 3 टाइप के होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा कोई भी मटेरियल 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड स्टेट होता है उसका, या तो लिक्विड स्टेट, ठीक है, या फिर गैस ये स्टेट। इन सब से हटके एक और होता है एक्वस। एक्वस को हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को L से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज ऑल आर स्मॉल एंड दिस वन इज कैपिटल। S को कैपिटल में, स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे स्टेट्स है। तो यहाँ पर भी स्टेट्स को मेंशन करना जरूरी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट्स को मेंशन करना जरूरी इसलिए होता है जिससे कि हमें पता चल सके कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो किस स्टेट में फॉर्म हुआ है, जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो किस स्टेट में ले रहे हैं। तो सपोज करिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इज अ गैस, सो विल रिप्रेजेंट विद G। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस विद G। H2O इज अ लिक्विड, सो विल रिप्रेजेंट एज L। सिमिलरली मैग्नीशियम एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये भी एक गैस होता है। और जितने भी ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं सभी के सभी ऑक्साइड्स हमेशा ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस। ओके, सो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए केमिकल रिएक्शंस के। चलिए आप नोट करिए, फिर आगे मूव करते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। ओके, सो इरेज करता हूं इसको, आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अभी किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एक बार उसको समझते हैं, फिर आगे समझेंगे प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसको एक बार आप समझ लीजिए, तो हम इसको समझ के आगे बढ़ते हैं। देखिए सपोज करिए कि A है, B से कंबाइन होकर अगेन C फॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों में, इस पूरे रिएक्शन में दिस सब्सटेंस which is combining together to form new substance, this one is called as reactants। इसको reactants कहते हैं। ये है जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, दिस वन इज एरो डायरेक्शन, कि किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये दोनों सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर इसको फॉर्म कर रहे हैं। कई बार आपको आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको सिंबल इस तरीके से भी मिल सकते हैं। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो गया कि A प्लस B ये कंबाइंड होके C को फॉर्म कर रहे हैं, बट C इटसेल्फ ब्रेकिंग डाउन इनटू A एंड B। मतलब कि A और B दोनों मिलके C को बना रहे हैं, बट C अकेला जो है A और B को भी बना रहा है। आगे जाके ऐसे हम पढ़ेंगे हाइब्रिड प्रोसेस एक रिएक्शन होता है, अमोनिया से बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो 11th क्लास के टॉपिक्स है उसमें डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इसको समझिए। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि कौन सा होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है कि A और B जब मिलेंगे तो C बन जाएगा, बट C कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू A एंड B। मतलब कि C दोबारा A और B को नहीं बना सकता, वन वे रिएक्शन होता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल भी कह सकते हैं आप इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है वर्ड इक्वेशन। हम करने जा रहे हैं कौन सा, वर्ड इक्वेशन।
वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम करके नहीं दिखाते, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन को यूज करते हैं, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एट केमिकल इक्वेशन। अब तक हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, हमने उसको समझा। अभी हम यहाँ समझने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर समझेंगे वर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए सपोज करिए ठीक है, यहां पे एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। क्या रिएक्शन है? मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने इस रिएक्शन को यहां पे लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहां पे वर्ड में ये रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। जब भी किसी रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन के बाद इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस तो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीका और करने को हम बोलते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन द रिएक्शन। कि रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स, हमारे जितने भी एटम्स यूज हो रहे हैं, उन एटम्स, उन एलिमेंट्स को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसे ही बोला जाता है क्या? केमिकल इक्वेशन। तो इसको भी समझते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? देखिए मैग्नीशियम का हम क्या लिखेंगे? Mg। ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे? O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या लिखेंगे? MgO। बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये पूरा बैलेंस्ड हो गया। सो बेसिकली दिस रिएक्शन, दिस इक्वेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल लिख दें तो लिख देते हैं। डेफिनेशन लिखना है इसका, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? अ रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन in the form of symbols used in that reaction। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन दैट रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्चुअली सिंबल्स की जगह पे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्शन, ऐसा लिख लो, या फिर ऐसा भी ठीक है, सिंबल्स यूज्ड इन दैट रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में जो जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना, और इससे जो इक्वेशन बनी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। एलिमेंट्स वर्ड भी इसमें यूज होना चाहिए। ठीक है, सिंबल्स यूज्ड ऑफ द एलिमेंट्स इन दैट रिएक्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से। ओके, सो आई होप आपको केमिकल इक्वेशन का लॉजिक समझ में आ गया, वर्ड इक्वेशन समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए अब आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन उससे पहले समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आइए चलिए देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ये बोला जाता है, कई बार
इसको इस तरीके से भी बोला जाता है कि चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस लिख लीजिए। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो भी चेंजेस अकर्स होते हैं, जो भी चेंजेस होती हैं, उन सभी चेंजेस की हमने मतलब कि चेंजेस जो ऑब्जॉर्व्ड होती हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उन सभी चेंजेस को हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। सपोज करिए चेंजेस, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, सबसे पहली जो केमिकल चेंज होती है वो क्या होती है कि चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन क्या होता है, स्टेट होता है कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, या उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं वो क्या होती है कि चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना जरूरी होता है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, सपोज करिए कि हाइड्रोजन को कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा H2O। ठीक है, H2 कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हमेशा गैसियस स्टेट में होगा, ऑक्सीजन जो होता है ये भी गैसियस स्टेट में होगा, लेकिन जो H2O फॉर्म होगा यहाँ पे H2O, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा। सो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं आप क्या कि केमिकल स्टेट चेंज किस तरीके से होता है कि यहाँ पे गैसियस स्टेट है, बट यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंड क्या होता है, सेकेंड इसका होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो कई बार दो चीजें आपस में मिलकर नई चीजें जो बनाती है उसका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। थर्ड वन इज चेंज इन गैस, चेंज इन कलर होता है बेसिकली। ठीक है, चेंज इन कलर। अब दो चीजें आपस में कंबाइन होगी, कुछ तीसरी चीज को बनाएगी, तीसरे सब्सटेंस को फॉर्म करेगी ये रिएक्शन, तो उसके अंदर क्या होता है कि कलर्स भी चेंज हो जाते हैं कई बार। कई सारे रिएक्शंस के एग्जांपल है इनके। ठीक है, एग्जांपल देखिए समझा देता हूं मैं। सपोज करिए कॉपर सल्फेट है। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेंगे आयरन के साथ तो आयरन क्या करेगा, खुद कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, और प्लस में कॉपर विल बी डिस्प्लेस, ऐसा कह लो। तो यहाँ पे ये जो कलर होता है इसका होता है ब्लू, ब्लू कलर का होता है पहले हमारा सल्फेट, ब्लू कलर का होता है। और ये किस कलर का होता है, ये होता है ब्राउन कलर का, ऐसे इसको रेडिश कहते हैं। ठीक है, ग्रीनिश रेडिश। ठीक है, इस तरीके से। तो ये नहीं होता, रेडिश कलर का होता है थोड़ा सा। तो ये रेडिश मतलब कि कंप्लीट रेड नहीं होता, मतलब रेडिश कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कह लो या रेडिश कह लो, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पे कलर चेंज करने का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, अब इस तरीके के बाद तीसरे के बाद चौथा देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है उसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स भी फॉर्म होते हैं हमारे, और जो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं वो भी एक न्यू मतलब कि एक चेंज है एक तरीके से, या भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कुछ रिएक्शंस। अब देखिए प्रेसिपिटेट होता है क्या है, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं कई बार जो रिएक्शंस में डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं इनको, पीपीटी। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ क्या समझेंगे हम। फिफ्थ टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, देखिए चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन कलर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और कई बार कुछ रिएक्शंस होने के दौरान क्या होता है कि कुछ गैसेस भी इवॉल्व होती है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस एक लास्ट प्रॉपर्टी रह जाएगी हमारी, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है भाई, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, या ऐसा कह लो चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नोट करिए, फिर आगे मूव करेंगे न्यू टॉपिक की तरफ। चलिए, तो आई होप नोट किया होगा आपने, समझ में आ गया होगा सबको। मूव करते हैं। ओके, सो गाइज अभी हम स्टार्ट करने वाले का केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं।
चलिए, ये पसीना काफ़ी हो रहा है, यहाँ पे गर्मी बहुत है। देखिए, तो हम टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सबको समझने वाले हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ समझना है वो समझना है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला हो गया। दूसरा डिकॉम्पोजिशन, ठीक है, डिकॉम्पोजिशन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा फोर्थ है। फिर फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ टॉपिक जो हमारा है इसमें डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फिर इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दीज आर सम बेसिक टाइप्स। फिर लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसमें, एक टॉपिक कौन सा होगा, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। वो भी एक तरह का रिएक्शन ही है, बट उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से, कॉम्बिनेशन से, और समझते हैं होता क्या है। ओके, चलिए। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले देखिए, कॉम्बिनेशन, ये वर्ड कहाँ से आया है, कंबाइन वर्ड से मिलके बना है। कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ना। मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस आपस में मिले और सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करे। इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। देखिए जनरल रिएक्शन क्या होता है। सपोज करिए कि एक सब्सटेंस ए है, कंबाइन हो रहा है बी के साथ। A and B, two substances are combining together to form AB. So these types of reactions are called as combination because दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो सिंगल ही होगा। ध्यान रखना है चीज को कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, बट द प्रोडक्ट विल बी अ सिंगल टर्म, एंड दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल समझते हैं और पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो लिखे, सच type of reaction in which two or more reactants combined to form a single product, ठीक है। Such type of reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called as combination reaction. Example देखिए, suppose करिए मैग्नीशियम again combining with O2 MgO, C plus O2 CO2, okay? Okay. आप CaO प्लस में CO2, that will be CaCO3, ठीक है। CaO प्लस में H2O क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेट्स लिखना जरूरी है। तो मैग्नीशियम ये गैसियस
मैग्नीशियम ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा, ये हमारा गैसियस फॉर्म में होगा और ये हमारा गैसियस फॉर्म में होगा। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैसियस फॉर्म में होगा और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा और ये हमारा कौन सा होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। सो बेसिकली ये कुछ टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स है, इसमें से दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का इस रिएक्शन को हमने एक और नाम दे रखा है, व्हाइट वॉश रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉश रिएक्शन। अब व्हाइट वॉश रिएक्शन कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसका, बट इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। क्या होता है? देखिए CaO जो है इसको हमने स्पेसिफिक नाम दे रखा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्विकलाइन। क्विकलाइन ये हमारा क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है, और ये कंबाइन हो किसके साथ? इसके साथ इसको बोलते हैं स्लेक लाइन। स्लेक लाइन। तो ये जो क्विक लाइम होता है जब वाटर से कंबाइन होता है स्लेक लाइम बन जाता है। और स्लेक लाइम जो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। पॉलिशिंग, घरों में वाइट वॉशिंग करी जाती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में चूना कहते हैं इसको, चूना शायद आपने सुना हो। और ये जो रिएक्शन होता है ना, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों एक्सोथर्मिक होता है? क्योंकि एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि जब भी इसको वाटर में मिलाया जाता है ये बॉईल करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट जनरेट होती है इसमें से। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है कि अ रिएक्शन फ्रॉम विच एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, इस तरीके से। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये अधूरा है। जब CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है ना, इसको फिर हम CaOH का होल ट्वाइस, फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसको CO2 से रिएक्ट करवाते हैं। तब यहाँ पे क्या बनता है? ये बनता है CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 बन जाता है और प्लस में यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है भाई। सो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ना, देखिए अब क्या होता है कि जब भी व्हाइट वॉशिंग करी जाती है तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम मतलब ये क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करके हमने स्लेक लाइम बनाया, इससे हमने व्हाइट वॉशिंग कर दी। स्लेक लाइम जब CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है उससे रिएक्शन करता है, सो यहाँ पे CaCO3 फॉर्म करता है, जो कि बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका? मार्बल का। ठीक है, और इसीलिए हमारे घरों के ऊपर एक छोटी सी पतली सी लेयर बन जाती है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड शाइनिंग अपीयरेंस की होती है। इसीलिए जब घर की वाइट वॉशिंग हो जाती है उसके 2-3 दिन बाद वहाँ पे चमक आती है और हमारा घर चमक जाता है पूरा बढ़िया तरीके से। सो ये पूरा का पूरा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए इन सभी रिएक्शंस में, इसको हटा देंगे ये नहीं है, बट इसके ऊपर जितने भी रिएक्शन सब में देखिए यहाँ पे एक हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी, सॉरी यहाँ पे एक हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा सब में एक ही बनेगा। मतलब कि रिएक्टेंट हमारे 2 हो सकते हैं, प्रोडक्ट हमारा एक ही रहेगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़े, ओके, नोट करिए फिर आगे मूव करते हैं। चलिए ओके, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन जैसे कि नाम में यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा डिकम्पोज। तो डिकम्पोज वर्ड से ये रिएक्शन बना है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ चीजें ब्रेक होंगी, कुछ ना कुछ चीजें टूटेंगी, डिकम्पोज होंगी। तो इसका डेफिनेशन भी इसी फॉर्मेट में बनता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सपोज करिए A B, एक हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि A और B 2 पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है और सिंगल रिएक्टेंट इज स्प्लिटिंग इनटू 2
products, and this type of reaction is called decomposition reaction. देखिए एग्जाम्पल समझते हैं इसका. एग्जाम्पल में क्या है, सपोज करिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, और ये ब्रेक हुआ किसमें, मैग्नीशियम में प्लस में ऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन में, ठीक है. अगेन AgCl, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा Ag में और प्लस में Cl2 में. बैलेंस करते हैं सबको, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा. क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है. और भी है, देखिए AgBr, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ag प्लस में Br2, अगेन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा. अगेन अगर मैं H2O की बात करूँ तो H2O भी ब्रेक हो सकता है किसमें, H2 प्लस O2 में. बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिकम्पोज हो सकता है. और भी एग्जांपल्स बन सकते थे. एग्जांपल देखिए, सपोज करिए कि मैं FeSO4 फेरस सल्फेट जो होता है हमारा, इसको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. तो क्या बनेगा यहाँ पे, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3. तो ये हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा या 2 इतने पार्ट्स में जब ब्रेक डाउन होता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसका डेफिनेशन भी इसी फॉर्मेट में बनाते हैं. क्या बनाएंगे, डिकम्पोजिशन, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस in which a single reactant or you कह लो single substance breaks down into number of products. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन इसका ये बन सकता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, या मटेरियल या सब्सटेंस 2 या नंबर ऑफ सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे चीज़ें डिकम्पोज होती है. अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना चाहिए आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चीज़ें डिकम्पोज तो होती है, बट डिकम्पोजिशन ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं होता है. डिकम्पोज होने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, अब एनर्जी के सोर्सेज हमारे कई सारे टाइप के हो सकते हैं. हो सकता है लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करें. सो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे. 3 पार्ट में कैटेगराइज हो रखा है, ठीक है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी मटेरियल्स हमारे डिकम्पोज हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं, डिकम्पोज कौन कर रहा है, उनको किसके हेल्प से हो रहे हैं. चलिए, तो यहाँ एक बार नोट लिखिए. यहाँ पे क्या हो जाएगा नोट में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट with the help of energy. ठीक है, एनर्जी के हेल्प से इनको डिकम्पोज किया जाता है. ठीक है, अब एनर्जी का सोर्स कैसा होगा उस चीज़ को हम अभी समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे समझते हैं इस चीज़ को. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अभी हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कितने टाइप होते हैं, इनको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है. पहला थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन में, रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट. अगर रिएक्शन को किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से
कैरी कराया जाता है, रिएक्शन हीट के हेल्प से ब्रेक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखिए इसका, सपोज करिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसको हम हीट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट करते हैं, तो ये ब्रेक किस में होगा, CaO प्लस CO2 में। इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में, और ये भी हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो सारे रिएक्शंस जो जो सनलाइट की हेल्प से कंप्लीट होते हैं। मतलब जिन रिएक्शंस में कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जांपल देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड जो भी होता है, इसको हम जब सनलाइट देते हैं, सनलाइट, तो ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये सिल्वर और ये ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन 2 और अगेन 2। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन जब होते हैं, ये किसके प्रेजेंस में होते हैं, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। और याद रखना, जब भी कभी सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, इनके कंटेनर, मतलब कि जो एक सपोज करिए कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमने ले रखा है क्या, AgBr, ठीक है, या AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड ले रखा है या सिल्वर ब्रोमाइड लिया हुआ है, तो ये जो कंटेनर होता है ना, इस कंटेनर को हम कैसे रखते हैं, इस कंटेनर को हम ब्लैक कवर से कवर करके रखते हैं, ब्लैक कवरिंग। ठीक है, इनकी कवरिंग कैसी होती है, ब्लैक होती है, क्योंकि इनको कवर करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सनलाइट यहाँ पे एंटर करेगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ये चीज़ आपस में ब्रेक हो जाएंगी। दैट मीन्स कि जब भी कभी हमारे पास कोई जो कंटेनर होता है सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का, तो इनको हम हमेशा डार्क कंटेनर में या फिर ये कह लो कि ब्लैक या कवर्ड कंटेनर में या डार्क प्लेस पे इसको रखा जाता है। इनका कंटेनर में यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। ठीक है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है जिससे कि सनलाइट डायरेक्टली इसमें जा ना सके और रिएक्शंस को होने ना दे और ये स्प्लिट ना हो। ओके, so this is a kind of photolytic decomposition, basically kind of decomposition reactions in which silver bromide or some other reactants are breaking down with the help of sunlight and reactions in being carried out. Okay, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट पार्ट हम समझेंगे, जो कि होता है हमारा कौन सा, जो कि होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर का, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक हो जाता है, किसमें, H2 प्लस में O2 में। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे। तो ये कैसे होगा, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, जब इस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हाइड्रोजन एंड वाटर, दो पार्ट में वाटर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएंगे, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो हमारा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये दोनों के दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में। एप्लीकेशन इनका क्या है कि ये व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करी जाती है, यूज्ड इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इनका यूज किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से चीज़ें डिकम्पोज होती हैं और क्या इनका तरीका होता है और किस तरीके से हम रिएक्शंस को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। फोटोलाइटिक में यहाँ पे आप देख लो सनलाइट, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गए। ओके,
इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन जो होती है हमारी, ये ऑन द बेसिस ऑफ हीट हम इनको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, हीट के बेस पे। अब हीट के बेस पे कैसे करेंगे, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी रिएक्शन, अब समझिए यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन होगा तो या तो इसमें से बाहर हीट निकलेगी, ठीक है, या फिर हमें इसको हीट देना पड़ेगा। तो किसी रिएक्शन में से हीट अगर बाहर निकल रही है और किसी रिएक्शन को हीट देना पड़ रहा है, तो लॉस और गेन कह सकते हो, ठीक है, या रिलीज और एब्जॉर्ब कह सकते हो। तो इस वाले केस में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, और यहां पे एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो रिलीज और एब्जॉर्ब या ऑन द बेसिस ऑफ हीट हमने रिएक्शंस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहला कौन सा होता है, देखिए, तो समझते हैं इसको। एब्जॉर्ब जो होता है रिएक्शन हमारा, इसको हमने नाम दे रखा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस कहते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है, मतलब जो रिएक्शन एनर्जी को लेता है और फिर उसको कैरी करता है, फिर वो रिएक्शन हो पाती है। और इसके अगेंस्ट क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है, देखो, सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस in which energy is absorbed, ठीक है। तो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और यहां पे क्या लिखेंगे, सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक। एग्जांपल समझते हैं, देखिए, एंडोथर्मिक का एग्जांपल जो है, सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक एग्जांपल्स होते हैं, जिसमें चीजें डिकम्पोज होती है। और कोई भी चीज डिकम्पोज होगी तो उसको डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स रिएक्शन इज एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा एग्जांपल में, all decomposition reactions, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स मेंशन करता हूं स्टिल। CaCO3 जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक होता है CaO में प्लस CO2 में, डैट मीन्स यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। और भी ले लेते हैं AgCl, इसको भी सनलाइट की ज़रूरत होती है तब जाके किस में ब्रेक होता है, Ag प्लस Cl2 में। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। और भी ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बट दीज आर 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए इसके बाद समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ में। इसके 2 मेन एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। एक तो हमारा पहला होता है कंबशन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन जब भी होती है तो इनमें क्या होता है, चीज़ें कंबस्ट होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज करती है। एनर्जी क्या होगी, लाइट होगी, हीट होगी, ये भी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। तो सपोज करिए CH4 जब कंबस्ट होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये क्या देगा, CO2 H2, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे लाइट और प्लस में हीट, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्या होता है, दूसरा रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन,
ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या होता है, ये हमारे बॉडी के सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर होता है। हम जो भी खाना खाते हैं, फूड, तो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें पता है, जिससे हम डेली एक्टिविटी को कर पाते हैं। तो एनर्जी जो मिलती है कि अब रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, दैट मीन्स कि इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है देखिए, ठीक है, ये ग्लूकोज होता है, मतलब कि जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CO2 H2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ATP। सो ATP इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी के थ्रू ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो एनर्जी होती है यूज़ करी जाती है और हम डेली एक्टिविटी को कर पाते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शंस। अभी रिएक्शन किन के बेस पे लिया गया है, हीट के बेस पे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ठीक है भाई, हीट के बेस पे हमारे दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज एंडोथर्मिक एंड सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है इसका और किस तरीके से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। चलिए भाई, तो अभी हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्या, कि एक चीज डिस्प्लेस हो रही है या डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो यहां पे जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देगा। A reaction in which a highly reactive element will displaces a less reactive element from their compound, this type of reaction is called as displacement reaction। तो इस चीज का पहले जनरल फॉर्मूला समझते हैं, फिर एग्जांपल फिर डेफिनेशन। आइए, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल क्या होगा, सपोज करिए कि A रिएक्ट कर रहा है BC के साथ, A इज रिएक्टिंग विद BC। अब A क्या करेगा, या फिर A क्या करेगा कि B को बाहर निकाल देगा, AC प्लस में B हो जाएगा। मतलब कि इसने इस B को बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले ली, AC प्लस में B बन गया यहाँ पे। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया इसका। अब इस चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। सपोज करिए कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है जो कि आयरन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट इज रिएक्टिंग विद आयरन। अब यहां पे क्या करेगा, जब ये रिएक्शन होगी तो ये जो कॉपर है ये 2 प्लस में ब्रेक होगा और SO4 -2 में और Fe+2। तो नया प्रोडक्ट जो बनेंगे इसका प्लस इसके ये जो माइनस है इसके प्लस से कंबाइन हो जाएगा और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, आयरन सल्फेट। सो FeSO4 बन जाएगा और प्लस में कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा इस रिएक्शन में बाहर। और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, सपोज करिए कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है किसके साथ, अगर करता है जिंक के साथ, तो सिमिलरली ये जिंक क्या करेगा, खुद कॉपर की जगह ले लेगा, बिकॉज जिंक इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। सिमिलरली लाइक आयरन भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसने कॉपर को बाहर निकाल के खुद की जगह ले ली। सेम यहाँ पे जिंक कॉपर को बाहर निकाल देगा, तो क्या करेगा, ZnSO4 प्लस में कॉपर बाहर आ जाएगा इस तरीके से। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास है कॉपर क्लोराइड है। क्या है, कॉपर क्लोराइड। अब कॉपर क्लोराइड जो होता है ना, ये Cl2 है और रिएक्शन किससे कर रहा है, Pb के साथ रिएक्शन कर रहा है। कॉपर क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद Pb। अब यहाँ पे कॉपर क्लोराइड जब Pb से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, Pb जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो क्या करेगा, ये इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा और क्या करेगा,
PbCl2 प्लस में कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं हमारे ये रिएक्शंस होते हैं। पानी है, चलिए, तो ये क्या होता है इस तरीके से। देखिए ये जो है Pb, इसने इस कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले ली। सॉरी, कॉपर, Pb ने कॉपर को बाहर निकाला, उसकी जगह ले ली। हाँ ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या है कि एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसी के बेस पे इसका हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। क्या बनेगा डेफिनेशन, देखिए एक बार, such type of reaction in which a highly reactive, या फिर हाईली की जगह मोर लिख लूँ, a more reactive element displaces less reactive element from their compound, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार आयंस एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही होगा, बट यहाँ पे आयंस दो बार एक्सचेंज होंगे। कैसे होंगे समझते हैं। अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा AB प्लस CD। अब A C को डिस्प्लेस करेगा, A C की जगह लेगा, C B की जगह लेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा AD प्लस में BC। ये कुछ जनरल फॉर्मूला हो गया इस रिएक्शन का। एक बार देखिए आप, AD प्लस में BC, ये जनरल फॉर्मूला हो गया इस टाइप के रिएक्शन का। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा। सपोज करिए कि हमारे पास सोडियम सल्फेट है। क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, जो कि रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ। सोडियम सल्फेट इज रिएक्टिंग विद बेरियम क्लोराइड। अब इनसे जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा क्या, वो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट। अभी कैसा बना देखिए पहले, तो ये NaSO4, ये देखिए ये एक्वस फॉर्म में होता है रिएक्शन के अंदर, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, जब ये एक्वस फॉर्म में होंगे तो पहले आयंस में ब्रेक करेंगे अपने आप को, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद ये एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करके और ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। देखिए जब भी कभी आप रिएक्शन को देखोगे, याद रखना, जब भी कभी कोई भी रिएक्शन होता है तो किसी भी रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं ना, रीअरेंज होते हैं। एटम्स जो होते हैं रीअरेंज होते हैं, और एटम चेंज नहीं होते, नए एटम्स नहीं बनते कभी भी। अगर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के एटम्स यहाँ पे मिले हैं तो यहाँ पे इन्हीं के एटम्स मिलेंगे, बस वो रीअरेंज होकर किसी नए फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर भी सेम होगा कि दो बार आयंस एक्सचेंज होगा रिएक्टेंट्स के अंदर। कैसे देखिए, ये पहले ब्रेक होगा तो कैसे बनेगा, Na प्लस और SO4-2, ये क्या बन जाएगा, Na प्लस SO4-2। और यहाँ पे ये कैसे टूटेगा, ये टूट जाएगा Ba2 प्लस और Cl-। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि Na प्लस वाला जो है ये Cl- के पास जाके कंबाइंड होगा और क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है, थोड़ा सा NaCl यहाँ पे बन गया। अब वैसे ही ये जो है हमारा इसके साथ कंबाइंड होगा। देखिए Ba2 प्लस SO4-2, जब ये कंबाइंड होगा तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे BaSO4 इस तरीके से। तो बेसिकली हमने यही बनाया, BaSO4 NaCl बनाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि Na प्लस Cl- के साथ कंबाइंड का एक्सचेंज कर रहा है, Ba2 प्लस SO4- के साथ कंबाइंड होकर एक्सचेंज कर रहा है।
तो इस रिएक्शन में 2 बार आयंस क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हमने बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए, जो यहाँ पे ये वाला टर्म है BaSO4, ये एक पीपीटी होता है। पीपीटी मतलब क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मतलब ऐसे ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ये क्या सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। किसी भी रिएक्शन में जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उस रिएक्शन को हमने नाम दे रखा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए शॉर्ट में एक बार कि प्रेसिपिटेट जब बनता है जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को स्पेशली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है, और इसी के बेस पे इसको डिफाइन भी करते हैं। अब डिफाइन करना हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को तो ऐसे कर सकते हैं क्या, और रिएक्शन in which insoluble substances are formed ठीक है भाई। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। देखिए ये डेफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट का है कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which there is exchange of ions between reactants is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता हो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लिखना तो मैं लिख दूंगा यहां पे एक और एग्जांपल। देखिए लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म जो है Pb ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये वाला Id नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे PbI बन जाएगा। ठीक है, और ये भी 2 और प्लस में क्या बन जाएगा K और NO3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से एक और रिएक्शन हो गया। यहाँ पे जो PbI2 होता है पोटेशियम नाइट्रेट बेसिकली ये PPT के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 बार आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं इसलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसको लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, फिर पोटेशियम लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। सो अभी हमने समझा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे नोट करिए, फिर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए चलिए यहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स से पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई,
तो यहाँ पे समझने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और समझने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो समझेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन के बेस पे और एक समझेंगे हाइड्रोजन के बेस पे। ठीक है, देखिए इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको क्लोरीन के बेस पे भी समझा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे भी समझा जा सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन के बेस पे भी समझा जा सकता है। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे समझेंगे, लॉस और गेन के बेस पे समझेंगे। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे तरीके से इसको समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं और इसके और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। बट बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है वहाँ पे हमें समझना है क्या कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए समझते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता हो, ठीक है, या जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है इसके अंदर। क्या होगा यहां पे, ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, और यहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगा। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट टू दिस वन। ठीक है, तो ये हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे हमने इसको समझा है। अब देखिए जिसमें ये दोनों रिएक्शन साथ साथ होते हैं, मैं इसका सिंगल सिंगल करके दिखाता हूं, फिर कंबाइन करके दिखाऊंगा आपको। देखिए एक बार ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सपोज करिए कि C है और हमने ऑक्सीजन इसको ऐड कर दिया कार्बन में, तो ये क्या बन गया, CO2। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज गेटिंग ऐड, ऑक्सीजन इज एडिंग, ऐसे कह लो, ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है इस रिएक्शन में। यहां पे देखो इसका, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, CO2, वैसे तो यहाँ पे CO2 में से अगर C प्लस में O2 हम अलग अलग करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अलग अलग हो रही है। CO2 में से O हमारा रिड्यूस हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो टाइप के हमारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अगर दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर दें, अगर हम रिडक्शन का RE और ऑक्सीडेशन का डेशन, तो ये रिडक्शन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। बेसिकली RED कर लें हम, इसका रेड और इसका OX ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेड ऑक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये बन गया क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। चलिए समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल CuO प्लस में H2, ठीक है, तो ये बन जाएगा Cu प्लस में H2O। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है, देखिए कि CuO है, इसमें CuO में यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या होगा कि ये रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, O2 लॉस हो गया, डेट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया। CuO में से सिर्फ Cu बचा, मतलब कि ऑक्सीजन लॉस हो गया, मतलब कि रिडक्शन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन था, बट यहाँ पे क्या हो गया, H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। समझिए इस चीज को। अब यहाँ पे CuO, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है, डेट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। उल्टा होता है, नाम से उल्टा एजेंट्स होते हैं। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये हमारा रिडक्शन जो हुआ है इसमें CuO में, तो CuO हमारा रिड्यूस्ड हो गया Cu में, डेट मीन्स कि CuO इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब ऐसे ही H2
ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स में क्या फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो सब्सटेंस अपने आप को रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसने अपने आप को क्या किया, रिड्यूस किया, मतलब कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इसके बाद इसके और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, और इस पूरे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमने सीखा ऑक्सीजन के बेस पे। हमने क्या सीखा, ऑक्सीजन के बेस पे। इसी चीज को आप हाइड्रोजन के टर्म में भी समझ सकते हो। कैसे, यहां पे देख लीजिए। सपोज करिए कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, और उस एग्जांपल में हमने क्या सीखना है कि सपोज करिए H2S है, ठीक है, H2S, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ये कर रहा है Cl2 के साथ। किससे कर रहा है, Cl2 के साथ। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अगले टर्म में यहां पे तो हमारा S हो जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब देखिए, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। मैं लिखता हूं H2S प्लस में Cl2 इसका कम विद S प्लस HCl। चलिए देखिए, हमने अभी समझा था किसके बेस पे, हमने समझा था ऑक्सीजन के बेस पे। ऑक्सीजन के टर्म में हमने इस रिएक्शन को समझा था कि ऑक्सीजन ऐड हुआ, रिड्यूस हुआ, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के टर्म में समझ, देखिए H2S है। अब यहाँ पे H2S जो है ये कहाँ चला गया, अपने आप को यहाँ लेके चला गया। ठीक है, H2S में से क्या हो गया, H बाहर निकल गया। H2S में से क्या हो गया, H हमारा बाहर निकल गया। तो इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब Cl2 है, इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड होगा, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन। सो बेसिकली हाइड्रोजन के टर्म में, ऑक्सीजन के टर्म में, हमने दोनों टर्म में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को समझ लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फिर आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, अगर इसमें आपको समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो इसको अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्या है, देखिए ये जो टर्म है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे Cl2 ये क्या हो गया, रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस तरीके से आप नोट करिए, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक हो गया, ओके। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और आज हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है पूरा का पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब देखिए कोरोजन रेंसिडिटी क्या होता है, इसको समझते हैं एक बार। बेसिकली अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके डेफिनेशन बोलूं तो ये क्या हो सकता है कि दे आर द ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑफ मेटल्स एंड फूड। मतलब कि डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ मेटल्स एंड फूड, या फिर डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है उसी को बोलते हैं कोरोजन, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोरोजन। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम रेंसिडिटी फूड आइटम्स की, तो यहां पे इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब बेसिकली रेंसिडिटी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में ऑयल और फैट
कंटेनिंग फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। सो इन शॉर्ट आप इतना समझिए कि जब हमारे मेटल्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसके इफेक्ट को बोलते हैं कोरोजन, और जो फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज होते हैं उसके इफेक्ट को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। एक बार पहले इसको समझते हैं, इधर मूव करते हैं। देखिए क्या समझेंगे? द प्रोसेस in which fat and oil containing food items get oxidized, due to which its smell and taste changed। ठीक है भाई, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारे फूड आइटम्स है, खासकर जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स, उनका स्मेल और उनकी जो टेस्ट है वो चेंज हो जाती है ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के ऐड होने की वजह से। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। प्रोटेक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है फूड आइटम्स को, इसको हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं। एंटासिड्स नहीं, बेसिकली हम क्या यूज करते हैं कि मतलब ऐसे सब्सटेंस यूज करते हैं जो कि इनको बचा सके। खासकर जो फूड आइटम्स होते हैं हमारे ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, इनमें हम नाइट्रोजन गैस की फ्लशिंग करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या करता है कि लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, और फूड आइटम्स को क्रिस्पी बना के रखता है, उनको आपस में टकराने नहीं देता, टूटते नहीं है। सो बेसिकली नाइट्रोजन गैस को फ्लश करने का मेन रीजन ये होता है, एक लेस रिएक्टिव एंड क्रिस्पीनेस मेंटेन रखने का मेन काम करता है। प्रोटेक्शन के लिए एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा क्या है कि एयर टाइट कंटेनर में हम प्लेस कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लिख लेते हैं, या प्रिवेंशन। रेंसिडिटी से प्रिवेंशन करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके बता रहे हो आपको। पहला क्या हो गया कि फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जितने भी अब एयर जैसे चिप्स है और कुरकुरे इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, इन सभी को नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है, पहला। दूसरा, एयर टाइट कंटेनर में इनको हम पैक कर सकते हैं। तीसरा, रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, और वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, उसमें भी चीज़ें खराब नहीं होती। सो बेसिकली ये 3-4 टॉपिक है प्रिवेंशन के, हम समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोरोजन की, देखिए कोरोजन क्या होता है? कोरोजन भी एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें जो भी हमारे आयरन है और इस तरह के मटेरियल जब एयर के, मॉइस्चर के या एसिड्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके लेयर के ऊपर, मतलब उनके सबसे अपर सरफेस पे इनका अटैक होता है और उनकी लेयर्स दर लेयर निकलने लग जाती है। तो इस चीज़ को हमने बोला, वैसे रिएक्शन को मैं नाम दे रखा है कोरोजन। और कोरोजन जो होता है वो हमारे खासकर आयरन से बनी चीज़ों को खराब करने के लिए, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेटेलिक चीज़ों का खराब होना, डैमेज होना, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज कोरोजन। और इसके प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन देखिए बहुत सारे तरीके हैं प्रिवेंशन के, 3 तरीके बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। हालांकि इस चैप्टर को हम 3rd चैप्टर में भी सही से डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्टिल हम यहाँ पे 3 टॉपिक की बात करेंगे। पहला क्या हो जाएगा? ऑयलिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, ऑयलिंग पहला प्रोसेस। दूसरा पेंटिंग, चौथा ग्रीजिंग, ठीक है। ये कुछ बेसिक से फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम मेटल्स को, आयरन को बचा सकते हैं कोरोड होने से। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक फिनोमिना होता है जिस फिनोमिना में आयरन से बनी चीजें एयर के कांटेक्ट में आती हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है और वो खराब होनी शुरू हो जाती है, कोरोड होनी शुरू हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। लिख देता हूं इसको, ठीक है। द प्रोसेस इन विच material such as iron get attacked by moisture, air and acids, ठीक है, acids, ठीक है। Due to which they are corrode and this process is called as corrosion. Due to which
they are corrode and this process is called corrosion. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। और कोरोजन रेंसिडिटी में ये बेसिकली डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं मेटल्स के एंड फूड आइटम्स की। ओके, सो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन, बाय।